हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 35 लेकर आए हैं ना। आज अपन पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपका व्यतिकरण वाला पार्ट पूरा कंप्लीट था और आज अपन इस क्लास को कुछ टेक्निकल एरर होने की वजह से राइटिंग पैड पर लिख कर बना रहे हैं ना। तो आज अपना टॉपिक हो जाएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था ना, वो कैसे क्या प्रोसेस करता है, कैसे क्या सारी चीज़ें होती है, वो अपन इसके अंदर देखेंगे, है ना। और एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण, है ना। उस पार्ट को अपन वापस अगले वाले पार्ट के अंदर जब लाएंगे ना, तब अपन उसको देखेंगे, है ना। तो अपना टॉपिक है कि यंग का द्विस्लिट प्रयोग। अच्छा टॉपिक है ये भी आपका, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। यंग का द्विस्लिट प्रयोग, है ना। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। अच्छा टॉपिक ये भी आपका, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती है, वो अपन सब देखते हैं। फिर उसके बाद अपन इसका बनाएंगे डायग्राम, है ना। यंग डबल स्लिट प्रयोग कैसे, पर्दे पर इसका पूरा सेटअप कैसे तैयार होता, वो अपन चीज़ देखेंगे। फिर उसके बाद अपन इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे, जो डायग्राम कैसे बनता है ना, हर एक चीज़ देखेंगे अपन। तो सबसे पहले आइए अपन लिखना शुरू करते हैं। द पार्ट ऑफ थ्योरी, थ्योरी का ही पार्ट है एक प्रकार से। तो अपन इसमें लिखेंगे कि यंग नामक जो साइंटिस्ट हुआ था, उसने यंग ने 1801 में, कौन से ईयर में, 1801 में, यंग ने 1801 में अपने प्रयोग के द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण के प्रभाव को प्रदर्शित किया। प्रयोग के द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण के प्रभाव को प्रदर्शित किया, है ना, प्रदर्शित किया। इस प्रयोग में देखिए क्या होता है, इस प्रयोग में एस एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। अपन लेंगे स्टार्टिंग में, है ना, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। अभी डायग्राम बनाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, है ना। क्या है कि S जो है वो एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। फिर प्रकाश स्रोत S से आगे क्या हो रहा है कि प्रकाश स्रोत S से, जो आपका S जो बना ना प्रकाश स्रोत, उस प्रकाश स्रोत S से समान दूरी पर, प्रकाश स्रोत S से समान दूरी पर दो रेखा छिद्र S1 तथा S2 बनाए जाते हैं। दो रेखा छिद्र बनाएंगे अपन, S1 तथा S2 बनाए जाते हैं। दो रेखा छिद्र S1 तथा S2 बनाए जाते हैं, जिन्हें स्लिट कहते हैं। जिनको अपन क्या बोलेंगे, स्लिट, जिन्हें स्लिट कहते हैं। ठीक है, दो रेखा चित्र बनाएंगे उससे हल्की सी दूरी पर, जिनको अपन क्या बोलेंगे, जिनको अपन स्लिट बोलेंगे। तथा इनसे थोड़ी दूरी पर पर्दा रखा जाता है, तथा इनसे थोड़ी दूरी पर पर्दा रखा जाता है, तथा इनसे थोड़ी दूरी पर क्या होता है, पर्दा रखा जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें अपन डायग्राम में सेटअप करेंगे। तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा अपन वापस पढ़िए कि यंग ने 1801 में, है ना, एक बार आप इसको लिख लेना, फिर अपन जो भी पेन से होता है ना एरर, वो सारी चीज़ें अपन देखना कि यंग ने 1801 में अपने प्रयोग के द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण के प्रभाव को प्रदर्शित किया। व्यतिकरण का प्रभाव क्या कहता है, व्यतिकरण का प्रभाव क्या कहता है, अभी अपन ने पढ़ा था, शॉर्ट में समझिए आप कि तीव्रता कुछ स्थानों पर अधिकतम होती है, तीव्रता क्या होती है कुछ स्थानों पर तो मैक्सिमम,
है ना, और कुछ स्थानों पर तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम। अभी अपन ने देखा था वो एकांतर क्रम में मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम हो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। पार्ट नंबर है ना 34 देखना आप, उसके अंदर देखना सब पीछे। जब मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो संपोषी व्यतिकरण कहलाता है, जब मिनिमम इंटेंसिटी हो तो विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। तो इसी सारी चीज़ों को विनाशी व्यतिकरण है ना। और आपको तीव्रता तो है वो जीरो से लगाकर कितनी जाती है 4i, मैक्सिमम तो जीरो और मिनिमम तो जीरो है, और मैक्सिमम ये जो इंटेंसिटी हो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी बढ़ती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी बढ़ती है 4i तक बढ़ती है, जो अपने को पता है ना। तो इस पूरे सिस्टम को उसने प्रैक्टिकली रूप से जो बताया वो यंग था। प्रायोगिक रूप से जो इस व्यतिकरण को समझाया वो कौन साइंटिस्ट था, वो अपना साइंटिस्ट था यंग। तो चलो आइए अपन इसमें आगे की तरफ जो बढ़ रहे वो चीज़ देखते हैं अपन कि अब क्या हो गया अपने पास, है ना, कि अब क्या कर रहे हैं अपन कि इस प्रयोग में इस प्रयोग में S क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। अभी अपन डायग्राम बनाएंगे ना, S क्या रहेगा आपका, एक वर्णी प्रकाश स्रोत जहाँ से प्रकाश निकलता है। प्रकाश स्रोत S से समान दूरी पर दो रेखा छिद्र, आगे अपन जस्ट थोड़ी सी दूरी पर दो रेखा छिद्र डालेंगे S1 और S2 बनाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं स्लिट, और तथा इनसे थोड़ी दूरी पर क्या है पर्दा रखा जाता है। ये सारी चीज़ें है ना। तो आगे चलिए पुणे पैराग्राफ छोड़कर कि जब प्रकाश स्रोत S, जब प्रकाश स्रोत S दीप्तिमान यानी जलता है ना, दीप्तिमान होता है यानी जलने लगेगा, है ना। जब प्रकाश स्रोत S दीप्तिमान होता है, जब प्रकाश स्रोत S दीप्तिमान होता है तो पर्दे पर कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम, तो पर्दे पर कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम, है ना। अभी अपन देखेंगे पर्दे पर कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, तथा कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम, जिसको अपन शून्य भी बोल सकते हैं, है ना। कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम जो बिल्कुल आपको क्या प्राप्त होगी, शून्य प्राप्त होती है, शून्य प्राप्त होती हैं। ये अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताएं, ये मैक्सिमम तथा मिनिमम, ये अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताएं पर्दे पर एकांतर क्रम में पाई जाती है, पर्दे पर एकांतर क्रम में पाई जाती है। एकांतर का मतलब एक वो प्राप्त हो रही एक वो प्राप्त, है ना। पर्दे पर एकांतर क्रम में पाई जाती हैं, है ना। एकांतर क्रम का मतलब क्या होगा, एकांतर क्रम का मतलब पहले तीव्रता बढ़ेगी, फिर मिनिमम, फिर वापस मैक्सिमम, फिर वापस मिनिमम, ऐसे कंटिन्यू चलेगी, है ना। फिर वापस मैक्सिमम और फिर वापस क्या होगी, मिनिमम होगी। जहां तीव्रता अधिकतम है वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वहां कौन सी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज, अपन लिखेंगे दीप्त फ्रिंज। और जहाँ न्यूनतम वह कौन सी बनेगी, डार्क, डार्क, ब्राइट डार्क, फिर वापस ब्राइट फ्रिंज बनेगी, फिर वापस क्या बन जाएगी आपकी डार्क, फिर वापस क्या बनेगी ब्राइट फ्रिंज, फिर वापस क्या बन जाएगी डार्क फ्रिंज। ऐसे कंटिन्यू असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, 1 बाय 1 करके चलता रहते हैं, ठीक है। तो चलो आगे ये पहले अपन इसको टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर अपन डायग्राम बनाएंगे इसका। जब थ्योरी शुरू की है तो इस थ्योरी को अपन पूरा कर ही लेते हैं कि अपन ने देखा कि जब प्रकाश स्रोत, जब प्रकाश स्रोत S दीप्तिमान होता है तो पर्दे पर कुछ स्थानों पर, है ना, कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम, जो शून्य प्राप्त होती है। ये मैक्सिमम तथा मिनिमम तीव्रता पर्दे पर एकांतर क्रम, है ना, 1 बाय 1 पाई जाती है। एक छोटा सा पैराग्राफ और वो भी लिख देते हैं। जिन व्यतिकरण की फ्रिंजों की तीव्रता, जिन व्यतिकरण की फ्रिंजों की तीव्रता
है ना। जिन व्यतिकरण की फ्रिंजों की तीव्रता अधिकतम होती हैं, मैक्सिमम होती हैं, अधिकतम होती हैं, उन्हें दीप्त फ्रिंज यानी ब्राइट फ्रिंज, उन्हें कौन सी फ्रिंज बोलेंगे अपन? दीप्त फ्रिंज, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज। इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे? ब्राइट फ्रिंज, है ना, फ्रिंज। तथा जिनकी तीव्रता न्यूनतम होती हैं, जिनकी तीव्रता न्यूनतम होती हैं, उन्हें अदीप्त फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, उन्हें अदीप्त फ्रिंज, है ना, जिसको अपन बोलेंगे डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज कहते हैं। ये आपका यंग डबल स्लिट कंप्लीट है। अब कैसे क्या बनेगी वो अपन पहले एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर डायग्राम के बाद अपन इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें बन रही है ना। तो एक बार वापस पढ़ लीजिए अपन कि यंग का डबल स्लिट प्रयोग क्या कहता है कि यंग ने 1801 में अपने प्रयोग के द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण के प्रभाव को प्रदर्शित किया। और इस प्रयोग में एस क्या है? उसका एकवर्णी प्रकाश स्रोत है। स्टार्टिंग में जब अपन लेंगे, फिर प्रकाश स्रोत एस से समान दूरी पर क्या है? दो रेखा छिद्र, कौन से? S1 तथा S2 बनाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलेंगे? स्लिट कहेंगे। तथा इनसे थोड़ी दूरी पर क्या रखा जाता है? पर्दा रखा जाता है। ये तो इसका सेटअप होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है अपना कि जब प्रकाश स्रोत S क्या होता है? आपका दीप्तिमान होता है, तो पर्दे पर कुछ स्थानों पर तीव्रता तो क्या होती है? अधिकतम, तथा कुछ स्थानों पर तीव्रता आपको क्या मिलेगी? न्यूनतम प्राप्त होगी। वो भी अपन देखेंगे डायग्राम, है ना। और ये मैक्सिमम तथा मिनिमम तीव्रता है पर्दे पर एकांतर क्रम, है ना, 1 by 1 करके आपको मिलती है, ठीक। फिर उसके बाद जिन व्यक्तिकरण की फ्रिंजें, यहाँ फ्रिंजें बनेंगी आपको, जिन व्यक्तिकरण की फ्रिंजों की तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें दीप्त फ्रिंज, उन्हें कौन सी फ्रिंज बोलेंगे? दीप्त यानी ब्राइट फ्रिंज। तथा जिनकी तीव्रता न्यूनतम होती है उन्हें अदीप्त फ्रिंज, डार्क फ्रिंज कहते हैं। मतलब डी बी यानी डार्क ब्लैक, सॉरी दीप्त ब्लैक, ऐसे कंटिन्यू फ्रिंजें बनेगी, है ना। तो अब अपन इसका डायग्राम भी प्लॉट कर लेते हैं। आइए आप, डायग्राम बनेगा, है ना। तो यहाँ पर अपन डायग्राम भी बना लेते हैं इसका डायग्राम ऐसे हो जाएगा अपने पास कि सबसे पहले अपने पास एस एक पर्दा हो जाएगा, है ना। एस अपने पास हो गया एक वर्णी प्रकाश स्रोत। सॉरी, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे लेते हैं, बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, आराम से इधर लेते थोड़ा, ठीक। ये आपके पास हो गया S, ठीक है। यहाँ से कुछ दूरी पर ये, ठीक है। और कुछ दूरी पर अपन क्या करते हैं? एक स्लिट लगा लेते हैं, वो हो जाएगा आपका S1 और S2 स्लिट। यहाँ पर तो बन जाएगा आपका S1 स्लिट, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा आपका S2 स्लिट, ठीक। और यहाँ से पुनः वही चीज़ें वापस, है ना। और इससे आपको लास्ट में पर्दे पर जो फ्रिंज मिलेगी ना, वो आपको पर्दे पर फ्रिंज प्राप्त हो जाएगी। एक सीधी फ्रिंज आएगी यहाँ से, ये भी अपन बना लेते हैं, जो बिल्कुल इनके सेंटर में होकर जाएगी, ठीक। ये हो गया आपका एक वर्णी प्रकाश स्रोत S, ठीक है ना। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, S आपका एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, ठीक है। और यहाँ आपको मिल जाएगा पर्दा, ठीक है ना। S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, यहाँ से ये निकल रही त्रिंजे एकांतर क्रम में, ये आप चाहो तो पुनः ऐसे बता सकते हो, और लास्ट वाली ऐसे टच होती हुई आएगी, है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए आप पर्दे को, ठीक। और फिर उसके बाद आपको जो फ्रिंजें प्राप्त होगी ना, वो फ्रिंजें आपको ऐसे पर्दे पर मिलना शुरू हो जाएगी। ये आपका पर्दा है,
ये आपका क्या है, पर्दा है। यहाँ पर आपको फ्रिंजें मिलना शुरू होगी। पर्दे को थोड़ा डार्क कर लीजिए आप, ठीक है। इसको आप डार्क कर लीजिए और कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है वो मैं आपको डिस्टेंस भी बता देता हूँ कि ये जो स्लिट है ना, इन दोनों के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी। यदि ध्यान रखिएगा S1 व S2 है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, स्मॉल डी। और एक आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों स्लिट से पर्दे की दूरी होती है वो कैपिटल डी। ये आपका पर्दा है ना, ये आपका क्या है, ये आपका पर्दा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा आप कि दोनों स्लिट S1 S2 और पर्दे के बीच की दूरी कितनी होती है, कैपिटल डी। और यहाँ दोनों स्लिट की मध्य क्या होगी, स्मॉल डी दूरी होगी, है ना। तो अब जो अपना बनेगा ना प्रोसेस वो ऐसे हो जाएगा आपका कि ये यहाँ से है ना चीज़ें उठेगी, वो डायग्राम सेटअप होगा ना S1, ठीक है। एक तो ये सेट हुआ, फिर एक ये सेट हुआ, ऐसे ये तरंगाग्र के रूप में जाएगा। ये तरंगाग्र है, ये एक प्रकार से क्या है, तरंगाग्र है, वेव फ्रंट। इसको अपन क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट के रूप में, है ना। ऐसे कंटिन्यू जाएगा, ये भी निकलेगा, ऐसे फैलता जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ऐसे करता जाएगा, फिर ये ऐसे करता जाएगा, है ना, ऐसे, फिर है ना ऐसे कंटिन्यू चलेगा ये, और यहाँ से भी ऐसे कंटिन्यू चलेगा ये, ठीक। ये ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा आपका मान, ठीक है। और ये वापस ऐसे कंटिन्यू चलेगा, पूरा बताने की जरूरत नहीं आपको, है ना। फिर ये ऐसे बता लीजिए आप, ऐसे कंटिन्यू बढ़ेगा, फिर वापस ये इधर से कंटिन्यू आएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ फिर आपको पर्दे पर फ्रिंजें मिलेगी, दीप्त अदीप्त, ये ना ऐसे पॉइंट मिला लीजिए आप, ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे इनके तरंगों के, दोनों जहाँ काट रही ना वहाँ आपको ब्राइट, फिर एक सेकंड मिल जाएगी आपको अदीप्त, है ना। ऐसे कुछ एक पॉइंट मिला लीजिए आप, और दीप्त अदीप्त, फिर ये दीप्त हो गई वापस, फिर ये अदीप्त, है ना। ऐसे कंटिन्यू आपको एकांतर अनसेडिंग ऑर्डर मिलेगी फ्रिंज, और वापस ये दीप्त अदीप्त दीप्त, अदीप्त, और ये दीप्त, ठीक है। ये ऐसे कंटिन्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है, पर्दे पर। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, आपको जो किरणें मिली ना वो कैसे मिल गई, पहली वाली बी ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे दीप्त, दीप्त फ्रिंज, ठीक है। ये आपका पर्दा हो गया दीप्त फ्रिंज, ठीक। फिर उसके बाद ये मिलेगी आपको डार्क अदीप्त फ्रिंज, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं दाप्त, इसलिए अदीप्त फ्रिंज, ठीक। फिर आपको पुनः ये मिल गई डी दीप्त फ्रिंज, ऐसे कंटिन्यू मिलेगी, है ना, दीप्त फ्रिंज। फिर पुनः ये मिल गई आपको बी अदीप्त फ्रिंज, ऐसे कंटिन्यू अपने को पर्दे पर प्राप्त होती है ना, अदीप्त फ्रिंज। फिर पुनः मिल गई डार्क, सॉरी अपन उल्टा लिख रहे हैं, ब्राइट दीप्त फ्रिंज, डार्क अदीप्त फ्रिंज। ये थोड़ा सा आप देखिएगा यहाँ पर गलत हो रहा है अपने पास, है ना, कि ये तो है ना पूरा आपका पर्दा है, इस पर्दे को है ना ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ जो अपने मिल रही ना, बी ब्राइट है, डी डार्क है, बी वापस ब्राइट है, और डी डार्क है, बी ब्राइट है, डी डार्क है, बी ब्राइट है ना। ये वापस दीप्त फ्रिंज हो गई आपको, ठीक है। ये वापस आपको अदीप्त फ्रिंज मिल गई, डार्क अदीप्त फ्रिंज, ठीक है। और ये आपको पुनः दीप्त फ्रिंज मिल गई, ऐसे कंटिन्यू असेंडिंग ऑर्डर में, दीप्त फिर अदीप्त, फिर दीप्त फिर अदीप्त, फिर दीप्त अदीप्त और दीप्त, ऐसे कंटिन्यू आपको पर्दे पर फ्रिंजें प्राप्त होगी व्यतिकरण की, ठीक है। ये ऐसा आपका पूरा डायग्राम बनेगा। सबसे पहले ऐसे एक परिणीय प्रकाश स्रोत था, फिर वहाँ से S1 S2 दो स्लिट बनाए, फिर यहाँ से कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा है जिसको आपको इंटरफेरेंस के द्वारा व्यतिकरण की चीज़ें मिली, ठीक है। और आप है ना थोड़ा मेरे क्या डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है, आप बुक्स में देखिएगा, इस डायग्राम को आप बुक्स के अंदर ध्यान से देखिएगा, या जब भी आप कॉलेज आओगे तब मैं आपको ऑप्टिक्स वाली बुक्स में दिखा दूंगा डायग्राम, है ना, क्योंकि मेरे थोड़ी डायग्राम की थोड़ी ऐसी दिक्कत आ जाती है बनाने में। यस,
आगे चलिए, अब अपने पास क्या हो जाएगा, इसके परिणाम देखते हैं। अब अपन इसके जो परिणाम है ना वो क्या निकले, इसी में है ना परिणाम, इसके परिणाम कैसे रहे उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि इसका वर्ग कैसे रहा है ना, परिणाम का मतलब इसका वर्ग कैसे रहा है ना। तो अपन इसमें देखेंगे कि प्रकाश स्रोत S से उत्सर्जित, प्रकाश स्रोत है ना अपना S, उससे उत्सर्जित तरंगाग्र मतलब वही वेव फ्रंट है ना, तरंगाग्र जिसको अपन बोलेंगे वेव फ्रंट ना। प्रकाश स्रोत S से उपस्थित तरंगाग्र जब स्लिट S1 तथा S2 पर, जब स्लिट S1 तथा S2 पर आपतित होता है तो S1 तथा S2 द्वारा क्या चीज़ हो रहा है, जैसे ही उसके ऊपर जाकर इंसिडेंट हो रहा है तो S1 तथा S2 के द्वारा, S1 तथा S2 के द्वारा एक ही तरंगाग्र के अंशु से द्वितीयक तरंगें उत्सर्जित होती हैं, द्वितीयक तरंगें उत्सर्जित होती हैं, द्वितीयक तरंगें उत्सर्जित होती हैं। देखिए पीछे आइए आप बेग में, ये देखिए ऐसे क्या बनी, यहाँ से एक तरंगाग्र निकला, अब जब S1 S2 पर गया तो एक ही तरंगाग्र, देखो इसका ये अलग हो गया, इसका ये अलग हो गया, दो तरंगाग्र में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ अपने यहाँ पर लिखी कि जब प्रकाश स्रोत S से उत्सर्जित तरंगाग्र जो वेव फ्रंट है, जब स्लिट S1 तथा S2 पर आपतित होता है ना, जब स्लिट S1 तथा S2 पर आपतित होता है तो S1 तथा S2 के द्वारा एक ही तरंगाग्र के अंशु से द्वितीयक तरंगें उत्सर्जित होती है। एक ही तरंगाग्र से वेव फ्रंट से दो तरंगें अपने को प्राप्त होती हैं। ठीक है, फिर अपन आगे लिखेंगे कि S1 तथा S2 है ना, S1 तथा S2 से उत्सर्जित, S1 तथा S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगें, S1 तथा S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगें गत्ते तथा पर्दे के बीच, जो गत्ता है ना उसके ऊपर अपन ले लेगा, तथा पर्दा जो लास्ट में है, गत्ते तथा पर्दे के बीच के भाग में फैलती है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, गत्ते तथा पर्दे के बीच के भाग में फैलती हैं। ये देखिए आप, ये दिख रही सारी, ये देखिए ये गत्ते और पर्दे के बीच में भाग में क्या हो रही है, फैल रही है। फिर उसके बाद आप आगे चलिए, और एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, फैलती हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, है ना। ये देखिए एक दूसरे पर, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है, जहीं से अपना व्यतिकरण मिल रहा है, जहाँ परिणामी पॉइंट मिल रहा है वहीं से क्या मिल रहा है आपको, व्यतिकरण उत्पन्न हो रहा है। थोड़ा डायग्राम ऐसे ऐसे हो गया, जब आप आओगे ना कॉलेज में तब मैं आपको पूरा वापस बना के इसको अच्छे से समझा दूंगा, है ना, कि और एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, है ना। फिर आगे देखिए आप कि इस अध्यारोपण की क्रिया में, आगे क्या लिखेंगे अपन, इस अध्यारोपण की क्रिया में, इस अध्यारोपण की क्रिया में, है ना, इस अध्यारोपण की क्रिया में पर्दे के जिन बिंदुओं पर, पर्दे के जिन बिंदुओं पर, इस अध्यारोपण की क्रिया में पर्दे के जिन बिंदुओं पर तरंगे एक ही कला में, जिन बिंदु पर तरंगे एक ही कला में, है ना, एक ही कला में अध्यारोपित होती हैं, एक ही कला में अध्यारोपित होती हैं, एक ही कला में अध्यारोपित होती हैं,
तो उन बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो उन बिंदु पर आयाम का मान और तीव्रता मैक्सिमम प्राप्त होती है। उन बिंदु पर आयाम का मान और तीव्रता मैक्सिमम प्राप्त होती है, अधिकतम है ना, और तीव्रता मैक्सिमम प्राप्त होती हैं तथा वहाँ पर एक मिनट रुकिए, तथा वहाँ पर, है ना, तथा वहाँ पर व्यतिकरण की अब पेज खत्म हो रहा है, इसको आगे चलते हैं अपन। तथा वहाँ पर व्यतिकरण की कौन सी फ्रिंजें मिलेगी आपको? दीप्त फ्रिंजें बनती है। व्यतिकरण की दीप्त फ्रिंजें बनती हैं, है ना। फिर आगे चलिए पुनः, जब तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, जब तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, है ना, जब तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो उन बिंदुओं पर क्या हो जाएगा? उन बिंदु पर परिणामी आयाम का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। उन बिंदु पर परिणामी आयाम का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। परिणामी आयाम का मान न्यूनतम, है ना, मिनिमम मिलेगा, न्यूनतम प्राप्त होता है, और वहाँ पर व्यतिकरण की अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। वहाँ पर व्यतिकरण की अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं, है ना, अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। ये आपका पूरा सेटअप कंप्लीट। यंग डबल स्लिट प्रयोग। अब अपन इसका फॉर्मूला बाद में निकालेंगे आगे वाले पार्ट में। ये है ना, ये सारा अध्यारोपण की क्रिया हो रही है यहाँ पर। जब दोनों मिल रहे हैं, दोनों तरंगाग्र, तो जहाँ पर एक ही कला मिलेगी वहाँ आयाम और तीव्रता क्या होगी आपकी? मैक्सिमम। तो वहाँ आपको कौन सी मिलेगी? दीप्त फ्रिंज मिलेगी। और जहाँ आयाम और तीव्रता मिनिमम विपरीत कला में अध्यारोपित होगी वहाँ आपको कौन सी मिलेगी? अदीप्त फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, यही सारा सेटअप देखिएगा आप एक बार कि S1 तथा S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगे गत्ते तथा पर्दे के बीच के भाग में फैलती है ना। गत्ते और पर्दे क्या होती है? बीच के भाग में फैलती हैं और एक दूसरे पर क्या होती हैं? अध्यारोपित होती है, जैसा कि मैंने बताया। तो इस अध्यारोपण की क्रिया में पर्दे के जिन बिंदु पर तरंगे एक ही कला में अध्यारोपित होती हैं, जिन बिंदु पर तरंगे एक ही कला में अध्यारोपित होती हैं, तो उन बिंदु पर आयाम का मान और तीव्रता भी क्या होती है? मैक्सिमम प्राप्त होती है ना। उन बिंदु पर आयाम और तीव्रता का मान मैक्सिमम प्राप्त होता है तथा वहाँ पर व्यतिकरण की कौन सी फ्रिंजें बनती हैं? दीप्त फ्रिंजें बनती है। और जब तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो उन बिंदु पर परिणामी आयाम का मान क्या होता है? न्यूनतम प्राप्त होता है। और वहाँ पर कौन सी बनेगी? व्यतिकरण की अदीप्त फ्रिंज बनती है। आपको यंग डबल स्लिट प्रयोग में थ्योरी लिखनी पूरी, है ना। शुरू किया था यंग का डबल स्लिट प्रयोग, ये सारी चीज़ें आई। फिर उसके बाद अपने डायग्राम बनाया, फिर उसके बाद इसके रिजल्ट परिणाम जो रहे, कंक्लूजन ये रहे। अब इसके जो फ्रिंज है ना, उनकी फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र निकालेंगे अपन। फ्रिंज चौड़ाई के सूत्र ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछते हैं ना, आपको यहीं से क्वेश्चन बनता है ना, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र। लेकिन क्या हुआ कि इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो अपन कर लेते हैं ना। फ्रिंज चौड़ाई के सूत्र अपन अगले वाले पार्ट में देखेंगे। तो एक छोटा सा आपका टॉपिक बाकी है, उसको अपन कंप्लीटली देख लेते हैं। तो आपका टॉपिक जो है वो है व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण। आपका जो टॉपिक बचा हुआ ना पीछे वाला, वो है व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण। व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण। व्यतिकरण में है ना, पीछे जब अपन पढ़ा था उसमें ऊर्जा वितरण कैसा हो रहा है? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस। है ना, व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण। एक बार ग्राफ बना लेते हैं अपन, और ग्राफ के अनुसार फिर अपन इसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें लिख लेंगे, है ना।
ग्राफ जो आएगा अपना वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा कि ये इधर अपन ने इंटेंसिटी ले ली है ना, इधर अपन ने क्या ले ली, इधर अपन ने इंटेंसिटी ले ली, ठीक। और इधर आप चाहो तो टाइम के अनुसार कुछ वैल्यू ले सकते हैं अपन पर्टिकुलर, है ना। ये आपके पास चीज़ हो गई। तो इधर तो हो गया आपके पास कालांतर और इधर हो जाएगा इंटेंसिटी, ठीक है। जो आपका ग्राफ आएगा ना वो ऐसे आ जाएगा। व्यतिकरण ऊर्जा वितरण बढ़ा, है ना, मान बढ़ा, फिर वापस घटा, फिर पुनः बढ़ा, 2 बार हो रहा है ना, और ये हुआ, फिर ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। ऐसे चलेगा व्यतिकरण ऊर्जा वितरण। ये थोड़ा सा सही नहीं आया, उसको बना लेते हैं अपन। ये वापस बनाते देखिएगा आप कि ये घटा मान, फिर वापस बढ़ा मान, है ना, फिर वापस ये हुआ, फिर वापस ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। ये ऐसे चलेगा कंटिन्यू। तो नीचे तो आपका कालांतर आ जाएगा, उधर आपकी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी। तो इधर तो हो जाएगा आपके पास तीव्रता, है ना, जिसको अपन इंटेंसिटी में बोलेंगे। इधर तो आपके पास तीव्रता हो जाएगी, और है ना, इधर आपके पास क्या हो जाएगा, कालांतर, है ना। ये अलग अलग टाइम आपको पता है मैक्सिमम कितनी बढ़ती है, मैक्सिमम बढ़ती है 4I0। मैक्सिमम कितनी बढ़ती है 4I0, और बीच इसकी माध्यमान लेना चाहे तो 4I0 का जस्ट माध्यमान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको पता है 2I0। वो कितना हो जाएगा आपके पास 2I0, ठीक है। तो ये यहाँ से 0, फिर उसके बाद पाई, फिर उसके बाद यहाँ पर 2π होगा, फिर यहाँ पर 3π होगा, फिर यहाँ पर 4π होगा, फिर यहाँ पर 5π होगा। इसी प्रकार इधर भी चले आप तो -π, -2π, -3π, -4π और -5π। बेकायदा आपको पूरा ऐसा कैसे ग्राफ बनाना है। जो ग्राफ दिख रहा है आपको सामने, पूरा एक ऐसा कैसे प्लॉट करना है। और अब आप अगर लिखना चाहो इसमें तो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसमें जो ग्राफ है वो किन किन चीज़ों को बता रहा है, कैसे इसमें एनर्जी बढ़ी, फिर पुनः घटी, फिर वापस पुनः, है ना, एक इंक्रीज रूप में बढ़ती गई, असेंडिंग रूप में फिर वापस घटती गई, है ना। तो अपन इसमें देखेंगे कि हम जानते हैं, जैसा कि अपने को पता है ना, हम जानते हैं कि आई मैक्सिमम कितनी आई हुई अपने पास, आई मैक्सिमम है 4I0, है ना। एंड आई मिनिमम कितनी है, आई न्यूनतम, जब अपने विनाशी व्यतिकरण पढ़ा तब कितनी आई थी, 0। तो इन दोनों से अपने पास कंक्लूजन निकलेगा कि अर्थात व्यतिकरण में विभिन्न बिंदुओं पर, अर्थात व्यतिकरण में विभिन्न बिंदुओं पर तीव्रता मैक्सिमम मान 4I0 एवं न्यूनतम मान 0 के बीच बदलती है, एवं न्यूनतम मान 0 के बीच क्या होती हैं, बदलती हैं। जैसा कि दिख रहा है अपने को सामने, ये दिख रहा है, आप देखिए मैक्सिमम मान 4I0, न्यूनतम मान कितना हो रहा है, 0 के बीच बदलती हैं। जबकि दो भिन्न भिन्न स्रोत होते तो, जबकि दो भिन्न भिन्न स्रोत, है ना, दो अलग अलग स्रोत होते हैं ना, जबकि दो भिन्न स्रोत होते, दो भिन्न भिन्न स्रोत होते तो, दो भिन्न भिन्न स्रोत होते तो तीव्रता सभी स्थानों पर, तो तीव्रता सभी स्थानों पर समान रूप से, तो तीव्रता सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित होती तथा उसका मान कितना हो जाता, I0 + I0, 2I0 आया ना, वो वहीं से आया ना, तथा उसका मान I0 + I0 बराबर 2I0, है ना, तथा उसका मान 2I0 होता,
ठीक है। व्यतिकरण में ऊर्जा का ह्रास यानी कमी नहीं होती, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, व्यतिकरण में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, अपितु ऊर्जा न्यूनतम तीव्रता के बिंदु से, अपितु ऊर्जा न्यूनतम तीव्रताओं के बिंदुओं से, न्यूनतम तीव्रताओं के बिंदुओं से, न्यूनतम तीव्रताओं के बिंदु से अधिकतम तीव्रताओं के बिंदु पर, मैक्सिमम तीव्रताओं के बिंदुओं पर स्थानांतरित हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा ना, ऊर्जा में कमी नहीं हो रही, स्थानांतरित हो जाती हैं, अर्थात ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है, अर्थात ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये चीज़ आपको देखनी है ना। और ये होती है ना, अर्थात ऊर्जा संरक्षित रहती है। और इस वितरण में माध्य तीव्रता, इस वितरण में माध्य तीव्रता कितनी होगी, इस वितरण में माध्य तीव्रता 2I0 होगी। बस आपको यही लिखना है। व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण वक्र को समझाइए, तो आपको पूरा एक ग्राफ बनाना, और यही चीज़ यहाँ पर अपन ने समझी है ना। पूरी पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे ना ये थ्योरी सारी, तो आपको कंप्लीटेड सारे बिंदु अच्छे से समझ में आ जाएंगे ना। कुल मिलाकर व्यतिकरण में ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। बस फर्क इतना सा कि ऊर्जा न्यूनतम तीव्रता के बिंदु से अधिकतम तीव्रता के बिंदु पर स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना सा ही। अगर आप आज का क्वेश्चन लिखना चाहिए तो आज का क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, नंबर 1 तो हो गया कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग को, यंग के द्विस्लिट प्रयोग को समझाइए। डबल स्लिट है ना, प्रयोग को समझाइए, है ना, पूरा समझाना आपको विथ डायग्राम। और क्वेश्चन नंबर 2, व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण वक्र को समझाइए। व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण वक्र को समझाइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना सा ही। अच्छे से कंप्लीट